Hello students, welcome to RG Studio. My name is Rahul. I am a teacher. इस वीडियो में मैं आपको नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे विभिन्न जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज होते हैं। इस वीडियो में मैं आपको नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर के जॉब ओरिएंटेड कोर्स डीफैट के एंट्रेंस एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की जानकारी दूंगा। तो यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स इन इंडस्ट्रियल फर्मेंटेशन एंड अल्कोहल टेक्नोलॉजी नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर के डीफैट एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए जाएंगे। नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर में यहाँ पे विभिन्न जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज होते हैं। तो इस वीडियो में जो कोर्स की जो टॉपिक्स की इंफॉर्मेशन दी जाएगी वो माइक्रोबायोलॉजी में, सूक्ष्म जैविकी में जो यहाँ पे टॉपिक होगा, तो टॉपिक का नाम है संवर्धन। संवर्धन के बारे में कल्चर जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, इसके बाद जीवाणु कल्चर, बैक्टीरियल कल्चर, रोगाणुनाशक, स्टरलाइजेशन, डिसइंफेक्ट्स, निष्संक्रामक, तो इन टॉपिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाएगी। पाश्चुरीकरण, पास्चुराइजेशन, रसायन चिकित्सा, केमोथेरेपी, तो इन सब के बारे में बताया जाएगा। और इससे अगले की वीडियो में इसके लिए जो माइक्रोबायोलॉजी के लिए जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं उसकी इंफॉर्मेशन दी जाएगी। और मैं आपको बताना चाहूँगा जो कैंडिडेट्स नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर के विभिन्न एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, ANSI ST, ANSI SC, CCQC, SBCC, DFAT, DSPMM, DIPC, DQCES और अदर कोर्सेज के एंट्रेंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर, वसंतदाता शुगर इंस्टीट्यूट पुणे, और इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के PDF नोट्स लेना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए एक व्हाट्सअप ग्रुप बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब ऐसा कर लें ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोज मिलती रहें और विभिन्न जॉब्स और एडमिशंस के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो इस वीडियो में जो इंफॉर्मेशन दी जाएगी, ये जो टॉपिक होगा माइक्रोबायोलॉजी, यहाँ पे टॉपिक है सूक्ष्म जैविकी जिसको बोलते हैं। तो जो चैप्टर है ये है माइक्रोबायोलॉजी सूक्ष्म जैविकी। और इस वीडियो में माइक्रोबायोलॉजी सूक्ष्म जैविकी के जो यहाँ पे जो टॉपिक्स होगा, अलग अलग जो टॉपिक्स हैं इसके बारे में बताया जाएगा। तो पहले यहाँ पे संवर्धन कल्चर के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाएगी। तो संवर्धन या कल्चर का अर्थ होता है किसी सूक्ष्म जीव की वृद्धि, ग्रोथ व गुणन, मल्टीप्लिकेशन। तो जो कल्चर है यानी कि संवर्धन, इसका जो अर्थ है ये किसी सूक्ष्म जीव की वृद्धि, ग्रोथ व गुणन, मल्टीप्लिकेशन से होता है। कल्चर के लिए एकत्र किए गए दैहिक द्रव्य को 24 से 48 घंटे तक रेफ्रिजरेटर में रखने पर भी इसके बैक्टीरियल अप्रभावित रहते हैं। तो जो कल्चर के लिए एकत्र किए गए दैहिक द्रव्य है इसको 24 से 48 घंटे तक रेफ्रिजरेटर में रखने पर भी इसके जो बैक्टीरियल हैं ये अप्रभावित रहते हैं। एक पोषक पदार्थ जिसका उपयोग सूक्ष्म जीवों की वृद्धि के लिए किया जाता है मीडियम कहलाता है। इन विवो का अर्थ होता है जीवित जीव के अंदर संवर्धन करना। नेक्स्ट है जीवाणु कल्चर, बैक्टीरियल कल्चर, टेलुराइट मीडिया, कॉर्नी बैक्टीरियम, डिप्थेरी, लोफ्लरस, सीरम स्लोप, कॉर्नी बैक्टीरियम, डिप्थेरी, थायर मार्टिन मीडियम, निसेरिया गोनोरोई, बारबेट गांगो मीडियम, बारडेटेला पर्टुसिस, सेलेनाइट एफ ब्राथ, साल्मोनेला सिजेला, BYCE 22 मीडियम, लेगियोनेला, स्टुअर्ट मीडियम, लेप्सोस्पाइरा, फ्लेचर मीडियम, लेप्टोस्पाइरा, सबोरेंड मीडियम, फंजाई, VR मीडियम, विब्रियो, कॉलेरी। नेक्स्ट है रोगाणुनाशक, स्टरलाइजेशन। रोगाणुनाशक या स्टरलाइजेशन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी उपकरण को सभी प्रकार के सूक्ष्म जीवों, पैथोजेनिक एवं नॉन पैथोजेनिक से मुक्त कर दिया जाता है। तो रोगाणुनाशक या स्टरलाइजेशन एक वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी उपकरण को सभी प्रकार के सूक्ष्म जीवों पैथोजेनिक एवं नॉन पैथोजेनिक से मुक्त कर दिया जाता है।
रोगाणुनाशक की प्रक्रियाएं, पद्धति, वस्तु, सूर्य का प्रकाश, वस्तु धोने के बाद कपड़े, ज्वाला द्वारा, जो पद्धति है ज्वाला द्वारा, वस्तु है इनोकुलेटिंग लूप, चिमटी का सिरा। इसके बाद पद्धति है हॉट एयर ओवन, वस्तु है कांच का सामान, चिमटी, कैंची, गिलास, सिरिंज, पोंछा, द्रव पैराफिन, डस्टिंग पाउडर, ग्रीस, फैट, टिंडेलाइजेशन, शर्करा व जिलेटिन वाले कल्चर मीडिया। हॉट एयर ओवन द्वारा स्टेरिलाइजेशन करने के लिए वस्तु को 1 घंटे तक 160 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर रखना होता है। रोगाणुनाशन की प्रक्रियाएं, पद्धति, वस्तु, पद्धति है ऑटोक्लेविंग, वस्तु है टीका, कैथेटर, कल्चर मीडिया, ड्रेसिंग, लैब इंस्ट्रूमेंट्स। प्रभावशाली स्टेरिलाइजेशन के लिए एक ऑटोक्लेव में तापमान 121 डिग्री सेंटीग्रेड एवं दाब 10 से 15 एलबीएस दाब होना चाहिए। छानना, शर्करा और एंटीबायोटिक्स के घोल जो सीरम बनाने के काम आते हैं। पराबैंगनी किरणें, ऑपरेशन थिएटर प्रयोगशाला, आयनकारी विकिरण, प्लास्टिक सिरिंज, पोंछा, तेल, ग्रीस, फैब्रिक, कैथेटर आदि। आइसोप्रोपिल अल्कोहल, क्लिनिकल थर्मामीटर, मेथिल अल्कोहल, फंगल स्पोर, क्लीनिंग कैबिनेट व इनक्यूबेटर, फॉर्मेल्डिहाइड स्पोर, स्पेसिमेन, वार्ड, लैब, फर्नीचर रूम और उष्मा संवेदी कैथेटर, ग्लूटेरेल्डिहाइड, सिस्टोस्कोप, ब्रेंकोस्कोप, प्लास्टिक, एंडोट्रेकियल ट्यूब, पॉलीथीन ट्यूबिंग, फेस मास्क और लहरदार रबर ट्यूब, फॉर्मल्डिहाइड गैस, ऑपरेशन थिएटर, इथाइलिन ऑक्साइड, हृदय व फेफड़ों की मशीन, सच्चर, दांतों के उपकरण, किताबें, कपड़े व डिस्पोजल, सिरिंज, रेस्पिरेटर, क्लोरीन जल। नेक्स्ट है निस्संक्रामक डिसइंफेक्टेंट्स। निस्संक्रामक डिसइंफेक्टेंट्स रोगाणुओं और सूक्ष्माणुओं को मार डालने के लिए निस्संक्रामक डिसइंफेक्टेंट्स का प्रयोग होता है। तो रोगाणु और सूक्ष्माणुओं को जो मार डालने के लिए डिसइंफेक्टेंट्स निष्क्रामक का प्रयोग होता है। इससे संक्रामक रोगों को रोकने में सहायता मिलती है। इन्हें विष संक्रामक, विषक्रामी या संक्रमणहारी भी कहते हैं। विष संक्रामकों का वर्गीकरण सर्वोत्कृष्ट निस्संक्रामक सूर्य की किरणें हैं, जिनका व्यवहार प्राचीन काल से इसके लिए होता आ रहा है। अब कुछ अन्य कृत्रिम पदार्थ भी प्रयुक्त होते हैं। ऐसे पदार्थों को 3 वर्गों में विभक्त किया जा सकता है। पहले वर्ग में वाष्पशील पदार्थ आते हैं जो वाष्प बनकर वायु के सूक्ष्म जीवाणुओं का विनाश करते हैं। उदाहरण फॉर्मेल्डिहाइड, सल्फ्यूरिक अम्ल, कपूर और कुछ वाष्पशील तेल आते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड सर्वोत्कृष्ट निस्संक्रामक है। यह मनुष्य के लिए विषैला नहीं होता, यद्यपि आंखों और गले के लिए क्षोभकारी होता है। यह रोगाणुओं को बड़ी जल्दी नष्ट कर देता है, यद्यपि पीड़क जंतुओं के विनाश के लिए यह उतना प्रभावकारी नहीं है जितना सल्फ्यूरिक अम्ल। सेकंड पॉइंट है, दूसरे वर्ग में वे पदार्थ आते हैं जो रोगग्रस्त अंगों या उनसे बने संक्रामक पदार्थों को नष्ट करते हैं। उदाहरण अनेक ऑक्सीकारक जैसे पोटास, परमैंगनेट, लवण, चूना, सोडा और पोटास के क्लोराइड, सल्फेट या सल्फाइड तथा एल्युमिनियम और जस्ते के क्लोराइड, फिनॉल, सैलिसिलिक अम्ल आदि आते हैं। थर्ड पॉइंट है, तीसरे वर्ग में भौतिक साधन आते हैं जैसे उष्मा और शीत साधारणतया प्राप्य नहीं है, उष्मा सरलता से प्राप्य है। उष्मा से पहनने के कपड़ों, सैयाव तथा सूत के अन्य वस्त्रों का निस्संक्रमण होता है। उष्मा दबाव वाली भाप से प्राप्त होती है। इसके लिए भाप का ताप कुछ समय के लिए लगभग 240 डिग्री सेंटीग्रेड रहना आवश्यक होता है। नेक्स्ट पॉइंट है पास्चुरीकरण, पास्चुराइजेशन। दूध को अधिक दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए इसका पास्चुरीकरण करते हैं। इसमें 2 विधियां होती हैं। तो दूध को अधिक दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए इसका पास्चुराइजेशन, पास्चुरीकरण करते हैं। इसमें 2 विधियां होती हैं। पहला है लो टेम्परेचर होल्डिंग, LTH जिसको बोलते हैं विधि। इस विधि में दूध को 62.8 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट तक गर्म करते हैं। तो लो टेम्परेचर होल्डिंग में LTH जिसको बोलते हैं, इस विधि में दूध को 62.8 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट तक गर्म करते हैं। नेक्स्ट है हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइप विधि। हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइप विधि में, इस विधि में दूध को
71.7 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 सेकेंड तक गर्म करते हैं। तो ये दोनों विधियां, इनको पाश्चुरीकरण की ये विधियां होती हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पाश्चुराइजेशन, जिसका प्रयोग दूध को अधिक दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है और इसको पाश्चुरीकरण बोलते हैं। तो इसमें लो टेम्परेचर होल्डिंग विधि और हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइप विधि होती है। नेक्स्ट है रसायन चिकित्सा केमोथेरेपी। रसायन चिकित्सा केमोथेरेपी, कीमोथेरेपी या रसायन चिकित्सा एक ऐसा औषधीय उपचार है जो कैंसर की कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए दिया जाता है। तो कीमोथेरेपी या रसायन चिकित्सा एक ऐसा औषधीय उपचार होता है जो कैंसर की कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए दिया जाता है। कीमोथेरेपी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, केमिकल अर्थात रसायन और थेरेपी अर्थात उपचार। तो जो कीमोथेरेपी शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना होता है। पहला है केमिकल अर्थात रसायन और थेरेपी अर्थात उपचार। किस प्रकार की कीमोथेरेपी दी जाए, इसका निर्णय इस बात पर निर्भर करेगा कि आपको किस प्रकार का कैंसर है। कीमोथेरेपी अकेले भी दी जा सकती है या सर्जरी अथवा रेडियोथेरेपी के साथ भी। विभिन्न सीरोलॉजिकल एवं त्वचा परीक्षण का नाम उद्देश्य। पहला है विडाल परीक्षण। इसका जो परीक्षण का नाम विडाल परीक्षण है, इसका जो उद्देश्य होता है वो है एंटेरिक फीवर के डायग्नोसिस हेतु। तो विडाल परीक्षण का प्रयोग होता है एंटेरिक फीवर के डायग्नोसिस हेतु। नेक्स्ट है कोल्ड हीम एग्लूटिनेशन परीक्षण। कोल्ड हीम एग्लूटिनेशन परीक्षण, इसका जो उद्देश्य होता है ये माइकोप्लाज्मा के द्वारा होने वाली प्राइमरी एटिपिकल न्यूमोनिया के डायग्नोसिस हेतु। नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन परीक्षण। कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन परीक्षण का जो उद्देश्य होता है वो है गोनेरिया, सिफिलिस, टाइफस फीवर आदि के सीरोलॉजिकल डायग्नोसिस के लिए। नेक्स्ट जो परीक्षण का नाम है वो है पॉल बनेल परीक्षण। पॉल बनेल परीक्षण का जो उद्देश्य है वो है संक्रमित मोनोन्यूक्लियोसिस के डायग्नोसिस हेतु। तो संक्रमित मोनोन्यूक्लियोसिस के डायग्नोसिस हेतु पॉल बनेल परीक्षण का उपयोग होता है। नेक्स्ट जो परीक्षण है वो है व्हील फेलिक्स परीक्षण। व्हील फेलिक्स परीक्षण का जो उपयोग है वो टाइफस फीवर के डायग्नोसिस हेतु। तो व्हील फेलिक्स परीक्षण का उपयोग होता है टाइफस फीवर के डायग्नोसिस हेतु। नेक्स्ट है स्ट्रेप्टोकोकस एमजी एग्लूटिनेशन परीक्षण। तो स्ट्रेप्टोकोकस एमजी एग्लूटिनेशन परीक्षण का जो उद्देश्य है यह है माइकोप्लाज्मा द्वारा होने वाली प्राइमरी एटिपिकल न्यूमोनिया के डायग्नोसिस हेतु। नेक्स्ट जो परीक्षण है वो है सिक परीक्षण। इसका जो उद्देश्य होता है सिक परीक्षण का तो सिक परीक्षण का उद्देश्य है डिप्थीरिया के विरुद्ध उपस्थित रोग प्रतिरोधक क्षमता का पता लगाने के लिए। तो डिप्थीरिया के विरुद्ध उपस्थित रोग प्रतिरोधक क्षमता का पता लगाने के लिए सिक परीक्षण का उपयोग होता है। नेक्स्ट है डिक परीक्षण। डिक परीक्षण का उपयोग होता है स्कारलेट फीवर के विरुद्ध टीकाकरण की आवश्यकता का पता लगाने के लिए। तो स्कारलेट फीवर के विरुद्ध टीकाकरण की आवश्यकता का पता लगाने के लिए डिक परीक्षण का प्रयोग होता है। नेक्स्ट परीक्षण है मोन्टेक्स परीक्षण। मोन्टेक्स परीक्षण का जो उद्देश्य है वो है रोगी क्षय रोग के विरुद्ध प्रतिरक्षित है या नहीं यह पता लगाने के लिए। तो मोन्टेक्स परीक्षण का जो उद्देश्य है वो है रोगी क्षय रोग के विरुद्ध प्रतिरक्षित है या नहीं यह पता लगाने के लिए। नेक्स्ट जो परीक्षण है वो है लेप्रोमिन परीक्षण। लेप्रोमिन परीक्षण का प्रयोग होता है लेप्रोसी रोगियों में प्रयुक्त। नेक्स्ट है फ्राइस परीक्षण। फ्राइस परीक्षण का उद्देश्य है लिम्फोग्रेनुलोमा के डायग्नोसिस हेतु। लिम्फोग्रेनुलोमा के डायग्नोसिस हेतु फ्राइस परीक्षण का प्रयोग होता है। नेक्स्ट परीक्षण है ब्रुसेलिन परीक्षण। ब्रुसेलिन परीक्षण का उद्देश्य होता है ब्रुसेलोसिस के डायग्नोसिस हेतु। तो ब्रुसेलोसिस के डायग्नोसिस हेतु ब्रुसेलिन परीक्षण का उपयोग होता है। तो इस वीडियो में इंफॉर्मेशन दी गई है नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर का जो डिफैट एंट्रेंस एग्जाम होता है। डिफैट एंट्रेंस एग्जाम के लिए कुछ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और बताए गए हैं इसके एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, जो कि नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर और वसंतदाता शुगर इंस्टीट्यूट पुणे के डिफैट एंट्रेंस एग्जाम पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स इन इंडस्ट्रियल फर्मेंटेशन एंड अल्कोहल टेक्नोलॉजी के लिए बहुत अधिक यूजफुल है। और जो कैंडिडेट्स नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर के विभिन्न एंट्रेंस एग्जाम और पीएसआई पुणे के विभिन्न एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं
ANSI-ST, ANSI-SC, DQCES, DSPMM, DIPC, CCQC, SBCC, SCCC और अन्य कोर्सेज के प्रिपरेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के PDF नोट से लेना चाहते हैं, 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब से कर लें ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोज मिलते रहें और विभिन्न जॉब्स और एडमिशंस के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।